अब उसमें कोई लाभ नहीं होगा। तो इस पहलू में मैं कुछ कहना चाहता था। आप आपने कुछ कहेंगे? इसमें क्या कुछ आपकी जिज्ञासा तो है नहीं, आपने तो बस कहा है कि आप क्या चाहते हैं। क्लैरिफाई का पहले तो मैं जो भी चीज़ है उसमें क्लैरिफाई करके आगे के कुछ जो भी पहलू थे उसमें मैं आगे जाऊंगा अगर देखा जाए तो। हाँ, एक और मैंने कल के विषय में कहा था कि वो विप्र के ऊपर एक चौपाई है ना, मैं फिर से उसे दोहराऊंगा स्पष्टीकरण के लिए। क्या? एक मिनट। एक मिनट। हाँ, पूजा विप्र सकल गुणहीना शूद्र पूजा। ये तो बात हो गई थी कल हम लोगों की, इस पर इतनी लंबी बात हुई थी, फिर आप दोहरा रहे हैं उसी चीज को। हाँ, इसमें एक और पहलू मैंने शायद उन्होंने कहा होगा नहीं कहा होगा, मुझे नहीं पता। एक आपने अनुवाद कर सकते हैं कि वो जातिगत मानसिकता के ऊपर शायद उन्होंने ये कहा दिया होगा कि जो ब्राह्मण है वो बिना गुणहीन होने के बाद भी वे श्रेष्ठ माने जा सकते हैं। ये एक पहलू हो गया। दूसरा पहलू ये हो सकता है कि कलयुग में जो नेपोटिज्म की बात होती है, जिसमें परिवारवाद होता है ना, तो इसके लक्षण वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करके ये सब लक्षण आ सकते हैं फ्यूचर में। इस तरीके से एक अनुवाद भी हो सकता है। तो मैं इसको भी एक डालना चाहता हूँ। तुलसीदास के अनेक अनुवाद वो जो भी कहे कि उसको अर्थ निकल सकते हैं, है ना। हाँ, कोई अर्थ तो निकाल सकता है, उस तरह से अर्थ निकालने में कोई बात नहीं है, लेकिन जिन शब्दों का चयन किया गया है वे शब्द उस अर्थ को निकालने के लिए नहीं कह रहे हैं ना भाई। शब्द जो आप लिखेंगे, अगर आपको मान लीजिए नेपोटिज्म के लिए कुछ कहना है तो आप नेपोटिज्म वाले शब्द लिखेंगे ना। आप उसमें क्यों लिखेंगे विप्र और क्यों लिखेंगे शूद्र? विप्र और शूद्र जब आप लिखते हैं तो वो सीधा का सीधा जो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से है वहां चला जाता है। नहीं, उन्होंने यही कहा था ना, जो अगर शूद्र भी एक प्रवीण हो, वेद प्रवीण हो, तो उनको मान्यता शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि परिवारवाद के हिसाब से वो नीचे ही रहेंगे हमेशा। इस तरीके से एक फ्यूचर को प्रेडिक्ट करके उन्होंने कहा भी हो, मुझे नहीं पता। मैं समझ रहा हूँ आपके उस पॉइंट को, मैं समझ रहा हूँ वो पॉइंट सही है, लेकिन उस अर्थ में कि भाई कलयुग में नहीं मिलेगा तो उसमें इस तरह का अर्थ मतलब बनाना चाहिए। लेकिन ये अर्थ तो लॉन्ग ड्रॉन है ना, हम लोग उसको किसी तरह से खींच तान के हम लोग वहां ला रहे हैं। हाँ, ला रहे हैं, लेकिन मैंने अपने हिसाब से कहा व्यक्तिगत राय। ठीक है, वो एक अर्थ होता है, लेकिन वैसा अर्थ लगाने की जरूरत क्या पड़ती है अगर उस तरह की बात नहीं लिखी जाती तो? अगर फ्यूचर में नहीं है तो वहां लिख देना चाहिए कि भाई आगे ऐसा होगा, इस तरह का कुछ ऐसा कुछ कर देता है, भविष्य में ऐसा होगा, हाँ कली काल में ऐसा होगा। ये शब्द भी यहाँ अगर प्रयोग होता तो ये माना जाता कि ये उनकी अपनी राय नहीं है, बल्कि आने वाले समय के लोगों की राय हो जाएगी ऐसी, ये इनकी वह भविष्यवाणी है। तो वैसा होने से ज्यादा स्पष्ट होता। लेकिन भाई ये साहित्य है और चौपाई के अर्थ में है, सीधा सीधी कोई ये गद्य नहीं है, तो इसमें ये सब दिक्कत आती है। गद्य में तो इतनी दिक्कत नहीं आती है, ये पद्य में ज्यादा समस्या आती है, कंट्रोवर्सी ज्यादा इसी में खड़ा है। मैं एक और विषय में कल एक हाँ, पुनर्जन्म की बात आपने कल की थी तो छूट गया था, आपने स्टार्ट किया था, मैंने कहा बाद में बात कर लेना आप। हाँ, एक कबीर पंथी एक व्यक्ति है जो मैंने पिछले वीडियो में कहा था, राजू परदेसी का। उन्होंने एक चीज कही थी, एक पैरेट होता है मिट्टू,
उसे जो भी कहे लोकल भाषा में लैंग्वेज में उसे जो कहते हैं मुझे नहीं पता। पैरेट होता है ना, पैरेट हाँ मैं होता समझ है रहा जो। हूँ, वो तोता होता है, मिट्ठू भी कहते हैं लोग। मिट्ठू, हाँ मिट्ठू थोड़ा सा उसको ज्यादा प्यार दुलार से कहते हैं। हाँ, तो मिट्टू को वो एक व्यक्ति ने पाल के उन्होंने बड़ा किया था। उसको हमेशा राम नाम जप के उसको जपने का एक ये मांगा था, सिखाया था उसको। तो हम्म। वो तोता भी ऐसा ही बोलता था। एक समय एक ये आता है, एक सन्यासी उसको कहता है कि अगर तुम राम नाम बोलोगे तो सारे बंधन से मुक्ति पाओगे। तो ये हम्म। तोता उसको गाली देता है हम्म। कि भाई अगर ये सब राम नाम बोल के मुक्ति पा लिए होते तो मैं अभी भी एक पिंजरे में बंद हूँ। तो इस अंतर्गत आप क्या व्याख्यान निकालना चाहते हैं, जा हम्म। सकता है? हाँ, इसके अंतर्गत, इस कहानी के अंतर्गत क्या आप ये मानते हैं कि राम नाम जपना या ऐसे जाप करना व्यर्थ है या नहीं, बंधन से नहीं व्यर्थ हो सकता? व्यर्थ नहीं है। हम्म। हम्म। व्यर्थ तो नहीं कहूंगा, लेकिन मात्र जपने से नहीं होता है ना। उसको क्या है कि अ, श्रद्धा भी होनी चाहिए ना, जप के पीछे उसकी भावना भी तो होनी चाहिए। किंतु अनेक आप पुराण के अंतर्गत फलश्रुति पढ़ते हैं ना, इसमें जो कहा जाता है कि श्रुति मात्र से ही आदमी बंधन मुक्त हो जाता है। इस तरीके से अनेक एक कहा जाता है उसके अंतर्गत ही आप सुनने मात्र से ही आपको हाँ, सुनने मात्र प्राप्त से हो सकता है, लेकिन सुनने में भी श्रद्धा चाहिए। सुनने में भी यहाँ पे श्रद्धा चाहिए, बोलने में भी श्रद्धा चाहिए। मुख्य हम्म। वहाँ श्रद्धा का पॉइंट है। श्रद्धा नहीं रहेगी तो नहीं हो सकता कुछ भी नहीं। तब फिर वो एक शब्द रह जाएगा। यहाँ पे राम और नाम अगर ये श्रद्धा सक्षम नहीं नहीं। है तो कम से कम इतना ध्यान एकाग्रता होनी चाहिए कि ध्यान योग हो जाए। हम्म। हम्म। तो यहाँ पे श्रद्धा का होना अनिवार्य है क्या? सिर्फ राम नाम होने से कोई एक उसमें शक्ति नहीं होती क्या? राम राम के शब्द में ही कोई एक ताकत नहीं होती क्या, उस तरीके से अगर देखा जाए तो? नहीं, इस तरह तो वैसे ही ताकत होगी जैसे कि किसी और शब्द में होती है। खाली राम का जो शब्द है अपने आप में, अगर उसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट नहीं हो, कोई एकाग्रता नहीं हो, कोई श्रद्धा नहीं हो, तो फिर कैसे वो होगा? सिर्फ शब्द बोलने से तो ऐसे कहीं कहीं मुक्ति नहीं होती है। ये तो अनावश्यक, मतलब उसको फिर ज्यादा हम बढ़ा चढ़ा करके फिर किसी चीज को बोल रहे हैं उसके हाँ, प्रभाव। एक और आपने एक बात कही थी जिसको जिसके घर शीशे के हो वो वे तो पत्थर नहीं मार सकते। वो तो जो काल नेमी था वो भी राम राम बोलता था। पर इसके मैं आगे के पहलू नहीं जाऊंगा क्योंकि अनेक ऐसे कहानी ऐसे जुड़े गए कि सिर्फ कुछ फोटो दे आपने पुराने जमाने के फिल्म देखा होगा ना, सिर्फ भगवान के फोटो दिखाने से भूत डर जाता है। इस तरीके से अनेक एक प्रचलित मनगढ़ंत कहानियां बना चुके हैं। तो समझने में बहुत सारे लोगों को ये ऐसा ही लगेगा ना, सिर्फ राम नाम बोलने से ही आपको शक्ति मिल जाएगी। तो इस तरीके से मैं क्या कहना चाहता हूँ। हाँ, एक और आपने बात कही थी। जपना शब्द एक अलग हो जाएगा ना, जपना तो अलग हो जाएगा शब्द। जप 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 तो एक फिर वो साधना के तहत आ जाएगा। जब जप शब्द का प्रयोग हो जाएगा तो वो साधना के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन अगर जप शब्द का प्रयोग नहीं है तो फिर कोई राम कहीं कह दिया किसी ने, तो वो तो पूरी दुनिया ही कह रही है राम। कह शत्रु भी कह देते हैं, खिलाफ वाले भी कह देते हैं, तो वैसे थोड़ी हो जाता है, इस तरह से नहीं। हाँ, मैंने एक और ऐसे कोई मुक्ति आपके नहीं होती है, ये इस बात में मेरा कोई यकीन नहीं है। जब तक उसमें एक ध्यान और नहीं हो, जब तक श्रद्धा नहीं हो, जब तक भक्ति नहीं हो, जब तक उसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट नहीं हो, तब तक वो ऐसे मुक्ति नहीं हो सकती है।
किसी शब्द को हाँ सही एक बोल देने से। सब तो क्या एक ध्वनि है, तो ध्वनि से ही थोड़ी मुक्ति हो जाएगी जब तक ध्वनि के ऊपर व्यक्ति की चेतना सवार नहीं हो जाए। हम्म। व्यक्ति की चेतना हाँ सवार हो जाए ध्वनि पर, तब फिर कोई बात आगे हो सकती है। हाँ, मैं एक और पहलू में जाना चाहता था, जिसमें आपने एक मुहावरे कही थी कि जिसके घर शीशे के हो वे दूसरों के घर में पत्थर नहीं मार सकते। यहाँ पे बहुत सारे अपने दूसरे पहलू को भी आपने शायद उसमें नहीं समझा होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो मुहावरे हैं पहले ये क्रिश्चियन फिलोसफी से आया था। नहीं, किस कॉन्टेक्स्ट में है, कॉन्टेक्स्ट जब होगा तभी तो कुछ कह पाऊंगा। हाँ, मैंने एक भ्रष्टाचार के ऊपर एक संवाद में आपको कह रहा था कि कोई एक लड़की है जो जिसने गाना बनाया था, तो उसके अंतर्गत आपने कहा था कि भाई बाबा रामदेव जो है वे मंदिर में सोते हैं, तो इनके कोई जांच नहीं कर सकता, उनके जांच के बाद ही उसको कोई नहीं मिलेगा। तो उस समझ लड़के गया, के समझ गया। हाँ हाँ। जब ये हो गया हाँ, तो मेरे कहने का मतलब उसके यही है कि अंतर्गत अगर आप कभी शत्रुता बढ़ाते हैं चाहे किसी से, किसी का भी किसी का भी अहित आप करने की सोचते हैं, तो फिर आपको भी तैयार रहना पड़ेगा कि वह भी आपके ऊपर उसी तरह का एक्शन ले सकता है या उससे भी बड़ा हाँ, एक्शन ले इसी सकता के है। अंतर्गत आपने एक मुहावरा कही थी, जिसके घर शीशे के उसके हाँ। नहीं लगाया जा सकता। तो हम्म। इसके मैंने छानबीन की रिसर्च किया, तो मैंने पाया कि यहाँ पे ये जो मुहावरे हैं वे पहले क्रिश्चियन फिलोसफी से आधारित है कि दैट इज विदाउट sin among you, let him cast the first stone on her। एक कहा जाता है, अगर ये डिफेंस लेके आप कोर्ट में जाए कि भाई आपके घर भी शीशे के बने हैं, तो आप कैसे मुझे दोषी करार दे सकते हैं, तो यहाँ पे जज तो ये डिफेंस को नहीं मानेगा। प्रैक्टिकली हम कहे तो ये सब इसलिए कहा जाता है कि दूसरों को चुप कराने के लिए। 99% लोग के अंदर बहुत कोई भी एक नहीं, वीकनेस तो हमेशा रहेगी। आप मेरा संदर्भ नहीं समझ रहे हैं। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि अगर कोई गलत काम कर रहा है तो आप जा करके उसके खिलाफ तो कंप्लेन ना करें, ये कोई मतलब नहीं है कहने का। ऐसा मेरा मतलब नहीं है कि अगर कोई कोई मान लीजिए कोई भ्रष्टाचारी है तो आप जा करके नहीं कंप्लेन करें, क्योंकि वो अभी आपके ऊपर कंप्लेन कर सकता है। ऐसा कोई मेरा मतलब नहीं है। मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आपने उसे कंप्लेन किया, ठीक है, जस्टिस के लिए होगा अपनी जगह पर सही, लेकिन वह भी कर सकता है कुछ भी आपके खिलाफ में। इसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। नहीं, मैं मुहावरे के एक अर्थ में ले जाना चाहता था कि जिस तरीके से हम लोग दूसरों को चुप करा के ये करते हैं। अगर आपने सुना होगा, जब भी एक भ्रष्टाचार की बात आती है तो एक पार्टी विशेष के लोग नेहरू को ले आते हैं। नेहरू के जमाने में ये चलता था, तो वो चुप कराने के लिए बहुत सारे एक बहाने ढूंढ लेते हैं ना। तो ये सब इसके अंतर्गत मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। ये तो बात कहेंगे ही ना। यही तो बात कह रहा हूँ मैं कि यदि आपने किसी को कहा कि भाई तुम तो ये गलत कर रहे हो, तो जब आपने कहा और मान लीजिए कि आप कांग्रेस पार्टी के हैं, तो वो कहेगा कि हाँ तो तुम्हारे जमाने में भी तो होता था, तुम्हारे नेता लोग भी तो करते थे। तो किंतु यहाँ पे ऐसा वो कहेगा। हम्म। हालांकि आपका ये कहना है कि ठीक है, अगर हमारे जमाने में होता था तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसी के आधार पर आप तुम भी करोगे। हाँ, आप उसके आधार पर सरकार चलाओगे। ऐसा तुम नहीं कर सकते हो। हाँ, लेकिन वो कह तो सकता ही है, कहेगा क्यों नहीं। जब किसी ने वैसा एक्ट किया है पहले, क्योंकि हिस्ट्री को कोट कर सकता है, वो पीछे की बातों को वो कोट कर सकता है, क्यों नहीं कोट कर सकता। जब आप उसकी वर्तमान स्थिति को कोट कर रहे हैं तो उसके पास भी तो राइट है राइट है, पर ये कोट करने का। इसको तर्क से ही माना जाता है ना, उसको तर्क माना जाता है अगर देखा जाए तो। क्योंकि आपके सरकार इसलिए चुना गया है कि आपको ये गलती को ठीक करने के लिए आपको एक मौका दिया है। आप फिर से वही राज आलाप में है, तो आपको लाने के लिए क्या फायदा।
पर करते हैं। तो इस हिसाब से एक उधर को नहीं, वह तो बात अपनी जगह पर है कि भाई आप गलत किए हैं तो आपको भी जाना पड़ेगा, लेकिन इससे आपने जो गलत किया था उस बात को कहने का उसका अधिकार खत्म नहीं हो जाता। हाँ, पर कितने दिनों तक आप इसको लेकर एक अपवाद लगा सकते हैं? ये तो देखिए, ये जो है ना, जब वाद विवाद होता है तो उसमें ये अधिकार विपक्ष के पास रहता है कि वह उसके खिलाफ में इस तरह की दलील दिए, तो वो दलील तो देगा, उससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक दूसरे मुहावरे में एक पॉपुलर एक जबान में आती है, जो नाना पाटेकर का एक कैरेक्टर है जो एक हाथ तोड़ देता है और उसमें खून निकलता है और कहता है कि हिंदू मुस्लिम खून एक ही है। ऐसा तो यहाँ नहीं, पे वो गलत कहता है। हाँ, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। हिंदू मुस्लिम का खून क्या एक रहेगा? एक भाई और दूसरे भाई के बीच का भी खून एक हो, कोई जरूरी नहीं है। किसी नहीं, का हमारे किसी एक का ए समाज ग्रुप हो सकता है, किसी का बी ग्रुप हो सकता है ब्लड का, किसी का ए बी ग्रुप हो सकता है, किसी का ओ ग्रुप हो सकता है, एक कैसे होगा? बस उनका यही कहना है ना, क्योंकि किसी का लाल आर लाल एच कलर। फैक्टर अलग होगा, किसी का होगा, ऐसा वो गलत कह रहा है। उसको बायोलॉजी का नॉलेज नहीं है इस डायलॉग लिखने वाले को। ये आप पूरा उसके डायलॉग। आप वो एक इसी अर्थ में है कि आप उसका कलर देख रहे हो। कलर भी अगर अच्छा से मिला जाए तो एक नहीं होता है। कई लोगों का कलर थोड़ा सा उसमें परिवर्तन होता है। सभी का खून का रंग भी जो है ना एक ही लाल का नहीं होता है, उसमें भी अंतर आता है। किसी का गाढ़ा लाल हो सकता है, किसी का कालापन लिया हुआ लाल हो सकता है, किसी का खिला हुआ लाल हो सकता है। अलग अलग होता है रंग। ऐसा नहीं होता कि एक ही सब हो, एक तो कभी होगा ही नहीं। अब मैं अब मुद्दे पे जाऊंगा, जहाँ पे मैंने छोड़ा था कि ब्राह्मणवाद के ऊपर जो एक विचारधारा वाले के लोग क्यों इतना ये कहलाते हैं। यहाँ पे ये एक बात तो समझनी होगी कि आपने स्कूल कॉलेज में जिनमें आप दूसरे समाज के व्यक्ति के जो भी एक ये होता है, इंटरेक्शन होता है, उसको आपने गौर से देखा होगा। कुछ यहाँ पे और पॉपुलैरिटी के अंदर ही शर्मा जी के बेटे हमेशा फर्स्ट आता है, ये आपने सुना होगा ना? हेलो। मैं तो ये भी सुना हूँ कि शर्मा जी का बेटा फेल भी हो जाता है। हाँ, फिर पर किंतु यहाँ पे एक ये स्टीरियोटाइप होता है। स्टीरियोटाइप समझते हैं क्या? हाँ, स्टीरियोटाइप समझता हूँ। हाँ, स्टीरियोटाइप किया जाता है ना हम्म। यहाँ पे। ऐसा क्यों होता है, मैं इसके एक एनालिसिस करना चाहता हूँ। एक आपने स्कूल कॉलेज में भी एक हाँ, जैसे कि दूसरे वर्ग। आप महाराष्ट्र के हो? हाँ आप किस हाँ स्टेट के? हाँ हाँ, बोलिए। तो महाराष्ट्र के हो तो महाराष्ट्र में भी स्टीरियोटाइप ये है कि यूपी का कोई भी जाएगा तो कहेगा कि ये तो भैया है। हाँ, ये स्टीरियोटाइप है। मैं हाँ, दूसरे तो ये स्टीरियोटाइप है, ये भी इसी तरह का। हाँ, मैं एक उस पर एक ये जा रहा था, ये क्यों होता है इसमें एक शाकाहारी और मांसाहारी के बीच में जो एक ग्रोथ डेवलपमेंट में जो एक अंतर आता है ना, उसके अंतर्गत में एक जाना कुछ चाहता लोग था। ऐसा होता है कि कोई नैरेटिव सेट कर देते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि विदेशों में जाएंगे तो पहले एक नैरेटिव नहीं। था, भारत का है तो कहेगा कि वो ये तो सपेरों के देश का आदमी है। तो तो ये हो गया। इस तरह की ये बात हो तो जाती ये हो गया। आपने अपने स्कूल कॉलेज के दिन में कुछ लड़कों को भी देखा होगा ना, जिनके भाई जो 8th स्टैंडर्ड हो 9th स्टैंडर्ड हो, उतना ही होता है उनके मूंछ निकल जाते हैं। हाँ, आपने कुछ स्टूडेंट्स को देखा होगा कि जिनके लगभग 19 ईयर्स के हो जाए तो भी मूंछ नहीं निकलता। इस तरीके के एक अंतर आपने है। थोड़ा बहुत ये देखा होगा। हाँ, कुछ लोगों में मेल हार्मोन कम होते हैं और कुछ देर हम्म। से बनते हैं, तो उसमें ऐसा हो जाता है। किंतु ये क्यों होता है, इसके बहुत सारे लोगों ने शायद अंतर नहीं सोचा होगा। क्या क्या है कि एक तो जेनेटिक हो गया, हम्म। एक ये हो गया कि मांसाहारी व्यक्ति के डेवलपमेंट सेक्सुअल मेच्योरिटी बहुत जल्दी हो जाती है
अगर देखा जाए तो वो वे लोग उनमें अगर लड़की को भी देखा जाए तो 10 साल की उम्र भी होती है उनके प्यूबर्टी निकल आती है, जो भी लक्षण है अगर देखा जाए आजकल की लड़कियां, क्योंकि वो शाकाहारी में एक हार्मोन भी डाल देते हैं ना, वो मुर्गी को जल्दी बड़ा करने के लिए वो हार्मोन भी डाल देते हैं, उनके असर हमारे अंदर भी होता है। कहने का मतलब यह है कि जो भी पढ़े लिखने वाले एक वर्ग हैं वो शाकाहारी हमेशा होते हैं। जो भी जैन के बच्चे हो, अगर जैन समाज के लोगों के आपने देखा होगा दुबले पतले से होते हैं, इतना एक मर्दाना तरीके से उनके ये नहीं होता, लक्षण नहीं होता। और दूसरे वर्ग जो ये व्यक्ति होते हैं उनके हाव भाव में थोड़ा बहुत एक गर्मी होती है। अगर अपने उसके बगल के सीट में हाँ, जो हम लोग कहने का मतलब यही है कि जो हम लोग खाते हैं, यदि हम लोग का खाने में गरम खाना शामिल है तो उसकी तो जो उसके प्रभाव से कुछ तो वो दिखेगा ना, गर्मी दिखेगी है ना। गरम खाना खाएंगे तो गरम प्रभाव दिखेगा ही उसका। एक फिजिकल एक्टिविटी में बहुत ये होगा, प्रभाव ज्यादा बढ़ेगा। गर्म खाना खाएंगे तो आयु भी घट जाती है, मेटाबॉलिज्म ज्यादा फास्ट हो जाएगा शरीर में। किंतु तो मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा तो ठीक है, वो कुछ हार्मोन का स्टिमुलेशन कर देगा और आयु को वो जो है थोड़ा घटा देगा, और व्यक्ति को जो है अपने इंद्रियों पर उसका व्यक्ति का नियंत्रण कुछ घट जाएगा। और उत्तेजना, उसमें उत्तेजना बढ़ जाएगी, उसके हाथ पैर कांप सकते हैं ज्यादा हीट होने से। नहीं, यहाँ पे एक और पहलू में ले जाना चाहता था। ये जो लड़के होते हैं, आपने किसी दूसरे वर्गों के देखा होगा, ओबीसी के बच्चे हो, जो भी बच्चे हो, एक उम्र के आने के बाद आपने एक गर्मी दिखाते हैं। अगर आपने उनके जगह जो भी बेंच होते हैं उनकी जगह आपने बैठ लिया तो वो तुरंत ही उत्तेजित होकर आपके हमलावर होता है। हाँ, वो परवरिश का होता है, परवरिश का अंतर होता है, जेनेटिकल भी होता है, जेनेटिकल भी होता है, ऐसी बात नहीं जेनेटिकल नहीं होता है। एक और कैसी परवरिश दी जाती है, उसका कुल खानदान कैसा है, कुल खानदान का भी तो गुण आता है। वो बहुत जल्दी से एक लड़की के जो भी एक उनके उम्र हो या दूसरे उम्र हो, लड़की के छेड़ना, ये गुटखा इत्यादि को खाना या सिगरेट जल्दी से पी लेना एक गैंग बना लेते हैं लड़कों का। अगर देखा जाए तो आप दूसरे एक वर्ग को देखिए, जैन के बच्चे को देखिए, एक दूसरे एक शाकाहारी जैन सब जो है बहुत डिसिप्लिन रहते हैं, भोजन सब जैन परिवार जो होता है भोजन डिसिप्लिन होते हैं। और उनके घर में भी ऐसा है, वो गुटखा एक दिन खा लेंगे तो घर वाले उसको भगा देंगे, घर पनिशमेंट देंगे उसको। और अन्य समाज में क्या है, खा रहा है तो उसको थोड़ा बहुत बोलेंगे, कहेंगे ये सब नहीं खाना चाहिए इस तरह के बाद, फिर वो लेकिन चुपके खाता रहेगा, चलता रहेगा उसका। तो परिवार का डिसिप्लिन और किसी जाति का डिसिप्लिन और किसी धर्म का डिसिप्लिन, सबका एक अलग अनुशासन होता है, उसके हिसाब से वहाँ परवरिश होती है, उसके हिसाब से उसका व्यवहार होता है। और प्रदेश का भी अंतर होता है, किस प्रदेश का रहने वाला है। जैसे मान लीजिए कोई महाराष्ट्र का है, उसका खान पान रहन सहन और वहाँ पर जो कल्चर है उसका एक अलग होगा, उसका इफेक्ट अलग आएगा। कोई अरुणाचल प्रदेश का है तो उसका इफेक्ट अलग आएगा, अलग रहेगा। हाँ, किंतु उन बच्चों में भी एक अंतर होता है। जो एक आपने बंदर के एक समूह को देखा हुआ था, जो भी एक बड़ा बंदर होता है, एक अल्फा मेल होता है ना। हाँ, आपने सुना होगा। हाँ। जो एक दूसरे बंदर को एक कंट्रोल करता है, एक उसके शरीर के एक लक्षण भी बहुत मस्कुलर होते हैं अगर देखा जाए। हाँ, वो सब तो अंतर आएगा, जेनेटिकल तो अंतर आता है, परवरिश का अंतर आता है, परिस्थिति का अंतर आता है, बहुत चीज का इफेक्ट आता है, एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है वह। हाँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब क्या
कहा जाता है कि पहलवान लोग ज्यादा मोटे दिमाग के होते हैं। इस एंगल से हम अप्रोच करना पड़ेगा कि भाई हाँ, तो मोटे दिमाग के होंगे ना, जब माइंड की एनर्जी आप डाइवर्ट करेंगे अपने मांसपेशियों की ओर, फिजिकल बनाएंगे, हाँ, तो वो तो होगा ही, तो माइंड तो कमजोर हो जाएगा। स्पिरिचुअल एनर्जी को, मेंटल एनर्जी को यदि आप कन्वर्ट करेंगे फिजिकल एनर्जी में, तो जाहिर सी बात है कि आप स्पिरिचुअल एनर्जी को और मेंटल एनर्जी को आप कमजोर कर रहे हैं, तो फिजिकल एनर्जी बनेगी। तो इसीलिए जिसके हाथ पैर मजबूत होते हैं, खूब जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, उन लोग का दिमाग तो थोड़ा सा कमजोर पड़ ही जाएगा। हाँ, निश्चित। यहाँ पे मैं उसी के अंतर्गत ये कहना चाहता हूँ, जिनके जो एक फूड के कल्चर में ही एक गर्मी तरीके से उनके जो पढ़ाई लिखाई करने में मन ज्यादा नहीं लगता। हाँ, नहीं, बात सच है, बात सच है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सब लोग ऐसे ही होते हैं, कुछ अपवाद के इधर उधर हो सकता है, एक एक्सेप्शन में भी। हाँ, जो मांस खा रहा है, मछली खा रहा है, अंडा खा रहा है, दारू पी रहा है, तरह तरह के मसाले का सेवन कर रहा है, हाँ, खूब खेल कूद रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, तो भाई तो पढ़ने में क्या मन लगेगा? मन नहीं, लड़की के ऊपर वो जल्दी है, सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा, टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा प्रोटीन इत्यादि के कारण से। तो आप कुछ वर्गों के बच्चों को आप देखते हैं तो वो बच्चे की तरह ही रहेंगे। आप ये सब जो खाना है ना, ये रिफाइंड फूड तो है नहीं, ये सब जो है ये रॉ फूड है। हाँ, और ये मांसाहारी जो जानवर हैं, तो उनके करीब आप पहुंच जाते हैं। जब आप वो सा भोजन खाते हैं तो आप उनके करीब पहुंच जाते हैं, साइकोलॉजिकली भी पहुंच जाते हैं आप। खाने का आपका तौर तरीका भी बदल जाएगा। जब आप मांस खाएंगे ना, तो आपके खाने का तरीका भी बदल जाता है, तो यहाँ पर सोच भी बदल जाती है। सोच भी बदल जाती है। हाँ, तो और एक विद्या अध्ययन जो है ना, बहुत ये मतलब बहुत ज्यादा इवॉल्व चीज है। विद्या अध्ययन जो है बहुत इवॉल्व चीज है। ये बहुत साइकोलॉजिकली बहुत इवॉल्व स्टेट की बात कर रहे हैं विद्या अध्ययन। तो विद्या अध्ययन तो वहाँ घट ही है ना व्यक्ति का। वो शिकार करने में, धूर्तता में, ठगने में, योजना बनाने में, उसमें हो सकता है सफल, वो व्यक्ति सफल उसमें हो सकता है, लेकिन मतलब एक बेहतर कुछ जो मेंटल कुछ वर्क कर ले, कंप्यूटर संबंधित या मैथमेटिक्स संबंधित या फिजिक्स संबंधित, वो उसकी बस की बात नहीं रहेगी। आपने एक और हमारे पुराण में भी एक कहानी सुना होगा, सनत कुमार की। सनत कुमार के जब पैदा हुए थे ब्रह्मा के अनुसार, वे लोग बच्चे की तरह ही थे ना। तो बच्चे के जो बच्चे हैं, वो बच्चे की तरह जो भी होते हैं, वे लोग जल्दी ग्रहण करते हैं विद्या को, जो भी पढ़ाई लिखाई जाते हैं। ये अलग बात है कि जब सनत कुमार पैदा हुए थे, वे बहुत ही सात्विक थे, ज्ञानवादी थे, तो इसलिए दूसरे राजसिक मानसिकता के लोगों को ब्रह्मा ने रचना करना पड़ा। तो इस अंतर्गत भी हमें अप्रोच लेना पड़ेगा कि एजुकेशन सिस्टम में आप मनमानी तरीके से आप एक आरक्षण हो या जो भी हो, वो शुद्ध सात्विक रूप से रचे गए थे, इसीलिए वे युवा भी नहीं हो पाए। राशि गुण और तामसिक गुण नहीं रहा ना उतना, तो उसके कारण जो है वो युवा भी नहीं हो पाए, इसीलिए वो प्रवृत्त नहीं हो पाए, प्रजा को बढ़ाने में प्रवृत्त नहीं हो पाए। वो खाली अध्यात्म में लगे रहे, जो सनत कुमार जो है। हाँ, तो उनकी ही बात कर रहे हैं ना आप। हाँ, तो इसीलिए नहीं वो प्रवृत्त हो पाए। तो उसी ब्रह्मा ने फिर कहा कि नहीं, अब ऐसे जो है ऐसे को रचना है जिसमें कि ये सब भी गुण हो, जो कि प्रजा को पैदा कर सके। और इसमें एक और पहलू देखिए, जो ज्ञान व्यक्ति होता है, वो लड़की के चक्कर में नहीं पड़ता। हाँ, वो नहीं पड़ता, कहा गया है ना। उसमें इंटरेस्ट कम रहता है ना, उसको तो उसमें अध्ययन करने में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, उसमें वो ज्यादा एंजॉय करता है।
एक और मैंने साइकोलॉजिकल चीज आपने जिक्र किया था, जहाँ पे आपने कहा था कि वाइट गोरे रंग के लोग उसमें आकर्षण ज्यादा होता है। मैंने ये कहा था कि भाई अगर गोरे के लोगों के अंदर ही आकर्षण होता है तो गोरे गोरे को देखकर एक आकर्षण नहीं होता ना। तो मैंने इस तरीके से एक और कहा था। इसमें मैंने एक और रिसर्च किया। जब रिसर्च करने के बाद ये सामने आता है कि जब सात्विक रंग को एक व्हाइट कलर कहा जाता है, राजसिक को रेड कलर कहा जाता है, अगर तामसिक को ब्लैक कलर का। हेलो हेलो तो ये भी हेलो हेलो आप फिर से बोल रहे हैं, सुन नहीं पाया। हाँ हाँ, अब आवाज आ रही है क्या? हाँ आवाज आ रही है। हाँ, एक व्हाइट कलर के मैंने गोरे लोगों के ऊपर मैंने कहा था ना, जो गोरे लोग होते हैं, आपने ये कहा था कि गोरे लोगों की एक आकर्षण शक्ति बहुत ज्यादा होती है, रिफ्लेक्शन हाँ, के कारण अटेंशन होता है। हाँ, तो मैंने ये कहा था कि अगर ऐसा है तो व्हाइट लोगों के देखकर ऐसा नहीं होते ना, आकर्षक नहीं होते। नहीं सिर्फ एक वही कारण नहीं होता है ना, अटेंशन तो एक अपोजिट कलर होता है तो उसमें भी अट्रैक्शन हो जाएगा ना, वो अलग 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 कारण से अट्रैक्शन होगा। हाँ, मैंने उसी के ऊपर एक और चीज जैसे व्हाइट के लिए मैंने कहा था कि अटेंशन ज्यादा हो जाता है क्योंकि उसमें रिफ्लेक्टिव पावर ज्यादा है, हर चीज को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो जब कोई हर कलर को कोई रिफ्लेक्ट कर देगा तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि आपको सभी कलर उसमें दिखने लगते हैं, तो जाहिर सी बात है जो चीज दिखेगी वो आकर्षक हो जाएगी ना, जो दिखेगी नहीं तो वो आकर्षक कहाँ से होगी। तो जितने कलर जिसमें दिख जाते हैं तो वो उतना अट्रैक्टिव हो जाते हैं, लेकिन वही एकमात्र कारण नहीं होता है, वह तो एक कारण हुआ ना। व्यक्ति का लंबाई चौड़ाई के भी कारण भी हो सकता है रिफ्लेक्शन, उसके कारण भी उसका आकर्षण बन सकता है। उसके हाथ पैर कैसे मजबूत हैं क्या है उससे भी बन सकता है, लंबाई कैसी है उसमें और गुण कैसे हैं। तो अट्रैक्शन तो कई कारणों से होता है, कोई एक कारण नहीं होते हैं। लेकिन अगर सिर्फ कलर की बात की जाए तो कलर के हिसाब से इसमें अट्रैक्शन इसलिए हो जाता है। अट्रैक्शन से ज्यादा एक हमारे यहाँ पे वर्ण के अनुसार ही रंग को कहा गया है। सात्विक रंग को व्हाइट कलर, राजसिक रंग को रेड कलर और तामसिक को ब्लैक कलर, इस तरीके से हमारे यहाँ पे आ गया है। तो इसके प्रभाव से कुछ हमारे यहाँ लोग गोरे लोगों को सात्विक समझ के शायद उन्होंने नहीं उसकी वजह से नहीं होगा। अगर किसी को नहीं भी कहा जाएगा तो भी वो हो जाएगा। अगर किसी को पता नहीं है, अब उसको कहीं और छोड़ दें, इन सब चीजों को नहीं बताएं, उसको वर्ण व्यवस्था की बात नहीं करें, तभी उसका आकर्षण बन जाएगा, उससे उसका मतलब नहीं है। किंतु यहाँ पे जब श्रेष्ठता की बात आती है तो यहाँ पे श्रेष्ठ कुछ नहीं होता है। श्रेष्ठता की बात देखिए, वर्ण व्यवस्था में कहीं नहीं कहा जाता है कि यह श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं कहा जाता है। ये कहा जाता है कि ये ऐसे ऐसे हैं।